नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदालत के कटघरे में खड़े होकर के एक ऐसी बात कही है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बुशरा बीवी को लेकर के इमरान खान ने अदालत में जो कहा उससे आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। इमरान ने कहा है कि पहले उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और अब उनकी पत्नी बुशरा बीवी को जहर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। किसने रची बुशरा बेगम के कत्ल की साजिश? किसने दिया बुशरा बीवी को जहर? बनीगाला के बंगले में बुशरा का दुश्मन कौन? जेल में मियां इमरान, बंगले में बीवी को मारने का प्लान। फंस गया पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पाकिस्तान में अब पॉइजन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। खून से सनी सियासत में नया ट्विस्ट यह है कि अब सिर्फ विरोधी सियासतदान नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में आदियाला जेल में कैद हैं। इसी केस में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बेगम बनीगाला के बंगले में नजरबंद है। कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान ने अपनी बीवी बुशरा बेगम का दर्द बयान किया। इमरान खान ने अदालत में कहा कि बुशरा को विषाक्त भोजन दिया गया। जहर दिए जाने के बाद बुशरा बीवी की जान बच गई, लेकिन उनकी त्वचा और जीभ पर निशान थे। अदालत को बुशरा बीवी की मेडिकल जांच करने का आदेश देना चाहिए। इमरान खान की बुशरा बीवी से मोहब्बत की चर्चा पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। बुशरा बीवी का जलवा ऐसा है कि कहा जाता है कि परिंदे की तरह इमरान तभी पर मारते हैं जब बुशरा का हुक्म होता है। एक दिन पहले ही इमरान खान और बुशरा बेगम को तोशाखाना केस में राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन राहत लंबे वक्त तक टिके उसके पहले बुशरा को जहर देने का मामला सामने आ गया। इमरान ने बुशरा को जहर देने की बात अदालत को बताई ही खुद बुशरा ने अपने खिलाफ हुई साजिश की डिटेल बताई। मेरी आंखें सूज गईं। मुझे छाती और पेट में दर्द और परेशानी हुई। पानी का स्वाद भी कड़वा लगने लगा। पहले शहद में कोई संदिग्ध पदार्थ मिलाया गया था और अब मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया। बुशरा बेगम को जानने वाले उन्हें पिंकी पिरनी कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, काला जादू की जानकार मानते हैं। बुशरा ने अपने शौहर इमरान खान को तख्त नशीं करने के लिए इसी बनीगाला के बंगले में टनों गोश्त जलाए थे। इसकी बदबू इस्लामाबाद तक पहुंची थी। अब इन्हीं बुशरा बीवी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट में इमरान खान ने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए खूब रोना धोना मचाया। यहाँ तक कहा कि जो डॉक्टर बुशरा बीवी की जांच कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं। इमरान ने अदालत में कहा कि मुझे बुशरा बीवी का इलाज करा रहे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। बुशरा का इलाज शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर आसिम यूनिस से कराया जाए। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत को सौंपा जाए। इमरान बुशरा बेगम की जान की सलामती की फरियाद के बाद कोर्ट ने कहा कि लिखित में आवेदन करें, कोर्ट उसके बाद देखेगा। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें मुल्क में फैले अराजकता के दौर में कितना इंसाफ करेंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 न्यायाधीशों को संदिग्ध धमकी भरी चिट्ठी मिली है। अदालत के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध चिट्ठी में अज्ञात पाउडर मिला है। पाउडर मिलने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम मामले की जांच करने पहुंची। अदालत के सूत्रों ने खुलासा किया कि पाउडर के साथ साथ चिट्ठी में धमकी भरे संकेत भी हैं। ये धमकी वाली चिट्ठियां रेशम नाम की महिला के नाम से आए हैं। इन सब के पीछे कौन है? कौन है वो जिसे पाकिस्तान में अमन पसंद नहीं, विरोध की सियासत पसंद नहीं, इंसाफ करने वाली अदालत पसंद नहीं? कौन है जो करना चाहता है पाकिस्तान में खौफ का साम्राज्य कायम? जजों को मिले संदिग्ध पत्रों की जांच चल रही है, लेकिन इमरान खान ने बुशरा बेगम को जहर देकर मारने की कोशिश करने वालों का पता लगा लिया है। अदालत में इमरान खान ने इस शख्स का नाम भी लिया। मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की होगी।
खुफिया एजेंसी बरीगाला की हर चीज को देख रही है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार होंगे। अप्रैल 2022 जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब से इमरान खान की मुश्किलें एक दिन के लिए भी कम नहीं हुई। उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ को बैन कर दिया गया, इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, डराया धमकाया गया। और इस सब के बावजूद जब इमरान के समर्थक चुनाव में जीत कर आए तो उन्हें कोई भाव नहीं मिला। पाकिस्तानी आर्मी और शरीफ एंड फैमिली के गठजोड़ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इमरान कम बैक करेंगे, ऐसी किसी भी सूरत को आर्मी ने नेस्तो नाबूद कर रही है। बुशरा बीबी को जहर देने का संगीन मामला उछला है, इसमें आर्मी के हाथ होने का 100% गुंजाइश दिखता है। और ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत उसके खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन करके मार गिरा रहा है। भारत की बढ़ती ताकत की ओर इशारा करते हुए द गार्डियन ने रिपोर्ट छापी कि 2020 से अब तक भारत पाकिस्तान में घुस करके वहां पनाह लिए कम से कम 20 बड़े आतंकवादियों को ढेर कर चुका है। द गार्डियन ने पाकिस्तान के एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट छापी है, जिसमें पाकिस्तान में भारत के बहुत बड़े एक्शन का दावा किया गया है। भारतीय सेना 2 बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है। 2016 में उरी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी। और यूपी एटीएस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि ये तीनों संदिग्ध नेपाल से उत्तर प्रदेश में घुस करके जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे ताकि वहां हमला कर सके। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने गुरुवार को 2 चुनावी महारैली की और एक बिहार की जम्मू में, दूसरी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में। दोनों महारैलियों में पीएम मोदी ने एक फिल्मी ट्रेलर का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि 24 के चुनाव बाद ये पूरी पिक्चर रिलीज होगी। धुआंधार चुनावी प्रचार के बीच पीएम मोदी ने आखिर कौन सी फिल्म की चर्चा कर विरोधियों को सरप्राइज कर दिया है? बिहार से बंगाल तक मोदी ने विरोधियों को किन मुद्दों पर जमकर के निशाना साधा? आज जोरदार भाषण के कल ही पीएम मोदी ने जो जोरदार भाषण दी उसमें क्या क्या बातें रही वो भी आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये
इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इसी ट्रेलर की तो बात कह रहे हैं मोदी, जिसकी रिलीज डेट 26 मई 2014 थी। 10 साल पहले रिलीज हुआ भारतीय राजनीति के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर में क्या कुछ नहीं दिखा। मोदी के सख्त फैसले, चुस्त प्रशासन, निर्भीक निर्णय की न जाने कितनी मिसाल 10 साल में दिखी। जिस फिल्म का ट्रेलर इतना दमदार है, उसकी पूरी फिल्म कैसी हो? नरेंद्र मोदी कौन सी पूरी फिल्म दिखाने की उत्सुकता देशवासियों के दिलों में जगा रहे हैं? क्या होने वाला है 24 के बाद? क्या नरेंद्र मोदी किसी बड़े सरप्राइज से दुनिया को फिर चौंकाने वाले हैं? क्योंकि मोदी ने फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी खुद ली है। ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले चरण से पहले तूफानी प्रचार करना शुरू कर दिया है। बिहार और बंगाल में ताबड़तोड़ रैली कर मोदी ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। वहीं बिहार के जमुई से मोदी की रैली से एनडीए ने 6 सीटें साध ली है। जिन सीटों का चुनावी समीकरण साधा गया वो औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई और बांका है। इनमें से जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा में पोलिंग पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। जमुई से आगे बढ़कर मोदी बंगाल के कुछ बिहार पहुंचे। ममता के गढ़ में मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप दिखाया। जनहित के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर दुनिया उन्हें क्यों सराहती है, मोदी ने इसकी कहानी भी सुनाई। प्रधानमंत्री जी इस बार की जो मुहिम है, इसमें सिलीगुड़ी से शुरू किए थे, वो इस बार वो कोच बिहार आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बाकी जगहों पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। 4 सभा प्रधानमंत्री जी अभी तक कर चुके हैं, 5वां होने जा रहा है। चारों की बाद जो आकलन आ रहे थे उसमें 26 सीटें 25 सीटें दिखाई जा रही थी। कूच बिहार की अहमियत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी उसी दिन रैली के लिए चुना जिस दिन मोदी वहां मौजूद थे। 18 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना जगतियाल में जनसभा की। इसी दिन पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की।
18 मार्च को ही पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बड़ी जनसभा करने पहुंचे। 19 मार्च 2024 यानी तूफानी दौरे के अगले दिन पीएम मोदी तमिलनाडु के सलेम और केरल के पलक्कड़ में पब्लिक मीटिंग में पहुंचे। 31 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मेरठ से 2024 के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज किया। 2 अप्रैल 2024 को मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और राजस्थान के कोटपुतली में जनसभाएं की हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। अगले 5 साल तक सत्ता में आने के दौरान बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। मतलब भविष्य के भारत के लिए मोदी का विजन साफ है। वो इसके लिए ही जी जान से जुटे हैं। मोदी जानते हैं कि बीते 10 साल में किए गए उनके काम कुछ भी नहीं। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी अथक परिश्रम करना है। नरेंद्र मोदी के परिश्रम की पराकाष्ठा से रची गई पटकथा की ही फिल्म 24 के बाद दुनिया देखेगी। यकीनन वो फिल्म सुपरहिट होगी और दुनिया भर में भारत का मान भी बढ़ाएगी। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। एसओजी के विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। जय श्री राम। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। 400 पार करनी है या नहीं करनी है। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है,
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।